और चलिए बुलेटिन में खबरें अब कुछ विस्तार से। क्या खुलने वाला है युद्ध का चौथा मोर्चा? सीरिया को लेकर पश्चिम एशिया में तकरार बढ़ चुकी है। सीरिया के बहाने फिर टकरा रहे हैं पुराने दुश्मन। सीरिया को लेकर तुर्की और इजराइल में टेंशन देखी जा रही है। तुर्की और इजराइल में क्या अब आमने सामने की जंग होगी? इजराइल ने सीरिया के इलाकों पर कब्जा किया है। सीरिया में बशर अल असद के शासन का अंत होने के बाद पश्चिमी एशिया के पुराने दो दुश्मनों के बीच एक बार फिर टकराव उभर रहा है। सीरिया के भविष्य के बहाने इजराइल और तुर्की अपने परस्पर विरोधी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने का अवसर तलाश रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सीरिया के विद्रोहियों ने तुर्की की मदद से ही सीरिया में तख्तापलट किया है। ईरान तुर्की के इस कदम को गद्दारी मानता है और इस कदम को गद्दारी माना गया है। सीरिया में तख्तापलट से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन सुन्नी की तरफ से भी इसमें बयान देखा गया। तस्वीरें देखिए, तुर्की और इजराइल में कौन भारी पड़ेगा एक दूसरे पर, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या खुलने वाले हैं अब जंग के चारों तरफ के मोर्चे। चारों तरफ से क्या अब जंग में मोर्चे खुलेंगे? एर्दोआन सन्नी मुस्लिम नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर इजराइल भी सीरिया में कोई शासन न होने का अवसर देखते हुए इलाकों पर लगातार कब्जा कर रहा है। और चलिए अब मामले पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। अली शाह जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। दो पुराने दोस्त आज एक दूसरे के जाने दुश्मन बने हुए हैं। लगातार जो जंग है वो बढ़ती जा रही है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, अब ये कयास लगाए जा रहे हैं? क्या चारों तरफ से अब अटैक होगा? ये हो सकता है, बिल्कुल चारों तरफ से अटैक हो सकता है, क्योंकि अब क्या है कि इज़राइल ने एक तरीके से कब्जा तो क्या बोले, कंट्रोल जमा लिया है सीरिया पे काफ़ी। इज़राइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वो बल्कि ट्यूसडे को वो माउंट हर्मन गए सीरिया में, जो कि साउथ सीरिया में पड़ता है, और उन्होंने बोला कि यहाँ से कि जो मिलिट्री है, ट्रूप्स हैं, वो कम से कम 2025 के आखिर से पहले तो सोचेगी भी नहीं, वो वहां से हिलेंगी नहीं। तो ये बल्कि बिल्कुल इसमें तो चौथी फ्रंट जो जिसकी आपने बात करी, ये खुल सकता है। बल्कि इज़राइल ने का प्रभाव अब जो सीरिया की जो नई सत्ता आई है, क्योंकि जो पहले वो लोग कहते बागी बागी करके, और बल्कि यूएन की क्या इनके खिलाफ थी शुरुआत में। अब देखिए, ये इज़राइल का इसमें काफ़ी लंबा हाथ होगा कि सीरिया को की तख्तापलट कर देना। जो नई सरकार आई है वहाँ पर, तो इज़राइल ने एक तरीके से वहाँ पे कंट्रोल जमा लिया है। कब्ज़ा तो ख़ैर नहीं बोलेंगे, फ़िज़िकली कब्ज़ा तो नहीं बोल पाएँगे, लेकिन कंट्रोल ज़रूर जमाया है सीरिया के ऊपर, क्योंकि इज़राइली इन्फ्लुएंस से, उस इफ़ेक्ट से सीरिया, ये यहाँ पे सीरिया की नई-नई तख्तापलट हुई है। जी। बिल्कुल नई नई तख्तापलट हुई है। देवनाथ सर, आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरीके से देखते हैं चारों तरफ से जिस तरीके से अब तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, और यहाँ पर सीरिया के बहाने फिर से पुराने दुश्मन टकरा रहे हैं? जी हाँ, सीरिया जो है वो आपस में कम से कम 4 या 5 देशों के तनाव में इस वक़्त घिरा हुआ है। जैसा कि मेजर शाह ने बताया कि इज़राइल जो है उसने गोलन हाइट्स पे तो 1967 पे ही कब्जा कर लिया था। अब वो आगे बढ़कर उसने पिछले हफ्ते माउंट सरवन पर भी कब्जा कर लिया, और दमस्कस की तरफ बढ़कर इज़राइल की जो फ़ौजें हैं वो एक बफर ज़ोन बना रही हैं। नो मैन्स लैंड बना रही हैं, जो कि फिलहाल दमिश्क के आउटस्कर्ट्स तक पहुंच गया है। दमिश्क से मात्र सेंट्रल दमिश्क से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर इजराइल के टैंक तैनात हैं, और इजराइल ने कह दिया है कि फिलहाल निकट भविष्य में वो इस इलाके को अपने ही कंट्रोल में रखेगा। लेबनान जो है वो भी उलझा हुआ है सीरिया के युद्ध में, क्योंकि लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो ईरान की शह पर हमेशा सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद को मदद करता था। जब भी बशर अल असद की गवर्नमेंट फोर्सेस के ऊपर रिलीजियस कट्टरवादी ग्रुप्स हमला करते थे, शुरुआती दौर में 2011 की बात है, 2014 की बात है, जब अल कायदा थे, आईसिस थे, बाद में अल नुसरा,
तो ईरान की शह पर लेबनान से हिजबुल्ला आता था अंदर सीरिया के, और बशर अल असद की सरकारी फौजों के साथ मिलकर इन विद्रोहियों को कुचलता था। जहां तक तुर्की की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इस बार तुर्की ने प्ले किया है। तुर्की का एक मास्टर स्ट्रोक था जिसके तहत उसने अमेरिका की शह पर बहुत बड़ी तादाद में आर्म्स, अम्युनिशन, इंटेलिजेंस और सबसे बड़ी बात है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट, जिसमें दवाइयां हैं, ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, राशन, उन्होंने दिया एसटीएस के लड़ाकों को, जो कि द्रुत गति से अपने बेस से, उनका बेस था उत्तर में एलेपो के पास, तुर्की की एनातोलिया प्रोविंस के पास। वहां से वो द्रुत गति से आगे बढ़े, उन्होंने एलेपो पे कब्जा कर लिया, उन्होंने हमा पे कब्जा कर लिया, इदलिब पर कब्जा कर लिया, बढ़ते बढ़ते वो होम्स में आ गए और दमस्क में आ गए। अब बात यह है कि तुर्की का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा। तुर्की ने हमेशा ये दावा किया है कि बशर अल असद की सरकार के नेतृत्व में सरकारी और रेबल फोर्सेस थे, वो तुर्की के एनातोलिया पर हमला करते थे, क्योंकि वहां पर कुर्द लड़ाके लड़ रहे हैं। कुर्दिस्तान बनाने का जो सपना है, उनका जो सपना देख रहे हैं कुर्दिस्तान के लड़ाके, उसमें एक बहुत बड़ा इलाका पड़ता है तुर्किस्तान, पूर्वी तुर्किस्तान का जो एनातोलिया रीजन है उसका हिस्सा। तो तुर्की को लगता था कि शायद ये कुर्द लड़ाके जो हैं ये एनातोलिया में घुसकर गड़बड़ी फैला रहे हैं और इनको मदद मिल रही है सीरिया से। तो अब बाजी पलट गई है। अब तुर्किस्तान ने एसटीएस के लड़ाकों को सीरिया में डोमिनेंट फोर्स बना दिया है। इसके अलावा अब दूसरे जो लोग यहाँ इन्वॉल्व हैं वो है जॉर्डन की सरकार। जॉर्डन की सरकार अमेरिका के साथ मित्र है, इजराइल के साथ मित्र है। जॉर्डन ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया था सीरिया के साथ, क्योंकि सीरिया से करीबन 14 लाख रिफ्यूजीज जॉर्डन में घुस आए आंतरिक गृह युद्ध की कलह की वजह से। लेकिन परसों से वो जॉर्डन ने जो बॉर्डर था वो एक तरफा खोल दिया, यानी जॉर्डन से अगर कोई रिफ्यूजी वापस अपने घर सीरिया जाना चाहे तो उनको अलाउ कर रहा है। इराक का क्या रोल होगा? इराक में बगदाद में फिलहाल जो सरकार है वो अमेरिका के समर्थन से खड़ी है, और इराक नहीं चाहता है कि कुर्द लड़ाके जो हैं वो इराक के उत्तरी भाग पर जो दावा ठोक रहे हैं उसमें वो जीतें। अगर हम याद रखें तो पुराने समय में भी जब युद्ध होते थे तो कुर्दिस्तान के लड़ाके उत्तरी इराक के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना दावा ठोकते थे। अभी भी बीच बीच में वो वहां पर अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए खलबली पैदा कर देते हैं। तो इराक चाहता है कि उत्तरी इराक में शांति रहे और कुर्द लड़ाकों को हरा दिया जाए। ईरान का क्या रोल होगा? ईरान जो है फिलहाल थोड़ा सा बैकफुट में है। जब से हिजबुल्लाह ने सीजफायर डील साइन कर ली है लेबनान में इजराइल के साथ, तब से इराक थोड़ा सा अपने को कमजोर सा महसूस कर रहा है। लेकिन ईरान भी चाहता है कि कुर्दिस्तान ना बने, क्योंकि जो कुर्दिस्तान के लड़ाके हैं वो उत्तरी पश्चिमी ईरान का एक भाग तोड़कर कुर्दिस्तान में मिलाना चाहते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट हो रही है, बहुत फास्ट पेस डेवलपमेंट हो रही है पश्चिम एशिया में। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत जल्दी जल्दी अब ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इसको लेकर भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं इन देशों की तरफ से भी निकल कर आ रही हैं। और यहाँ पर हम जिस तरीके से अगर बात करें, संजीव सर आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से भी हाल ही में इजराइल की तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि तुर्की ने व्यवस्थित रूप से सीरियाई क्षेत्र पर अतिक्रमण किया। सीरिया का लगभग 15% हिस्सा तुर्की समर्थित नियंत्रण में है। इन क्षेत्रों में तुर्की मुद्रा का उपयोग किया जाता है और तुर्की बैंक शाखाएं और डाक सेवाएं संचालित हो रही हैं। देखिए, ये जो सीरिया में पूरा जो घटनाक्रम हुआ है असद की सरकार के पतन में, तुर्की ने सबसे जो बड़ी भूमिका निभाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही कारण है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम को एक तुर्की के द्वारा किया गया अनफ्रेंडली टेक ओवर करार दिया है। हालांकि तुर्की ने इसको इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि ये हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है और ये सीरिया के लोगों की जीत है, ये सीरिया के लोगों की लड़ाई थी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुर्की ने सीरियन डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस हैं, जो कुर्दिश मिलिटेंट्स हैं,
उनको बड़ी शिकस्त दी है। और सीरियन नेशनल आर्मी जिसे कि टर्की सपोर्ट करता है, हयात तहरीर अल शाम जिसे कि टर्की का पूरा सपोर्ट रहा है। जैसा कि देवनाथ साहब ने बताया कि हर तरीके का आर्म्स, एम्यूनिशन, दवाइयां, लॉजिस्टिक सपोर्ट इत्यादि इत्यादि दे करके ये पूरे टेक ओवर को टर्की ने सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। और टर्की का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस अभी इस समय सीरिया में है। और टर्की के टर्की के द्वारा ये जो एक्शन लिया गया है उसके कई उसमें कारण है। पहला तो ये कि कर्दिश जो मिलिटेंट्स हैं उनको टर्की अपना शत्रु मानता है, चाहे वो पीकेके हो, वाईपीजी जो मिलिटेंट्स हैं। और जाहिर है कि टर्की में सीरिया के लगभग 3.5 मिलियन जो रिफ्यूजीज हैं जो कि टर्की की टेरिटरी में है। टर्की अब चाहेगा कि वो रिफ्यूजीज सीरिया की टेरिटरी में वापस चले जाएं, जिससे कि टर्की के ऊपर जो बोझ है वो कम हो। तो टर्की के अपने इंटरेस्ट हैं। उसका एक टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान एक रीजनल लीडर के रूप में भी अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। उनकी वो भी महत्वाकांक्षाएं हैं जो कि अब वो सीरिया में अपने इन्फ्लुएंस के माध्यम से उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब ये असाद की सरकार का पतन हुआ उसके बाद से इजराइल बहुत आशंकित हो गया। इजराइल की सरकार के साथ और असाद फैमिली की सरकार के साथ 1974 में एक डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ था, जिसे आर्मिस्टिस एग्रीमेंट भी हम कहते हैं। ये जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट था वो असाद फैमिली की सरकार के साथ हुआ था। लेकिन जब असाद की सरकार का पतन हुआ तो इजराइल इस बात को लेकर के आशंकित हो गया कि ये जो रेबल्स आए हैं, खासकर जो हयात तहरीर अल शाम है, जिसके की जो लीडर्स हैं वो अलकायदा के आतंकी रहे हैं, लीडर्स रहे हैं अलकायदा के, तो वो फिर से गोलान हाइट्स के ऊपर रिक्लेम कर सकते हैं। तो इजराइल ने प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स करते हुए, प्री एम्प्टिव मेजर्स लेते हुए जो गोलान हाइट्स के आगे का जो बिल्कुल बफर जोन सर, बनाया और गया यहाँ था। पे इजरायली रक्षा बलों ने ये भी घोषणा की है कि वो सीरिया में विकास के बाद गोलान हाइट्स पर सीरिया के साथ अपनी सीमा को मजबूत कर रहा है। इस तरीके से भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ऐसे में डेवलपमेंट जो है वो काफी तेजी के साथ इन तमाम जिस तरीके के घटनाक्रम अभी हो रहे हैं इसमें देखा जा रहा है। समय की बहुत कमी है और अभी यहीं पर इस चर्चा में रुकना होगा, लेकिन लगातार इन मुद्दों पर चर्चा इंडिया न्यूज पर जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। Grade A office and retail spaces